और इस लड़के को मारने का बदला लेने के लिए एक भड़काऊ भाषण देते हैं। और गुजरात के इस दंगे के बाद योगी शांत नहीं रह पाए, तभी उस टाइम पे उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। स्कूल लाइफ अच्छे से कंप्लीट करने के बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो एक एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जहां पर वो सिलेक्ट हो जाते हैं और इसी कॉलेज से उनकी पॉलिटिक्स की यात्रा भी शुरू होती है। और ये सभी दंगे कुछ गलत कामों की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन जब इसमें योगी और उनके हिंदू युवा वाहिनी इंटरफेयर करते हैं, तभी ये दंगे दो धर्मों के बीच बढ़ जाता है। अब इतने सारे एक्सपीरियंस लीडर रहने के बावजूद भी क्यों योगी को ही सीएम बनाया गया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। साल था 1972। उत्तर प्रदेश के पाचूर नाम से एक अनजान गांव में रहते थे आनंद सिंह बिष्ट और उनकी पत्नी सावित्री देवी। आनंद सिंह एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे और उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी। अभी तक उनके 3 बेटियां थी, पुष्पा, कौशल्या और सासी देवी, और एक बेटा था जिसका नाम था मनिंद्र। ठीक उसी साल 5 जून को जन्म होता है अजय मोहन सिंह बिष्ट की, और किसको पता था ये अजय आगे जाके यूपी के सियासत पर राज करेगा। और इसके बाद आनंद सिंह के और 2 बेटे हुए थे, सालिंदर और माभेंद्र। तो कुल मिला के 3 बहन और 4 भाई थे, और इनमें से सबसे अनोखा लड़का था अजय। 5 साल की उम्र में अजय ने अपने बड़ी बहन सासी और बड़े भाई मनिंद्र के साथ स्कूल जाना स्टार्ट किया, और उन्होंने क्लास 8 तक अपने घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर थानागढ़ विलेज में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। और इसके बाद उन्होंने 9th स्टैंडर्ड चमककोट में और क्लास 10 गाजा से कंप्लीट की। वो बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, यहाँ तक कि अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की बजाय किताबों के साथ पढ़े रहते थे और घर के गायों के साथ समय बिताना भी पसंद करते थे। तो क्लास 10th कंप्लीट करके अजय ने ऋषिकेश जाने का फैसला लिया। वहाँ पर उन्होंने अपना इंटरमीडिएट कोर्स श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया, और यहाँ पर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेकर पढ़ाई करते थे। और उनके पिता आनंद सिंह जब भी उनसे मिलने ऋषिकेश आते थे तो वो देखते थे अजय ज़्यादातर समय पढ़ाई कर रहे हैं। अजय ने 10th और 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट डिवीजन से कंप्लीट किया, जो कि उस समय बहुत अच्छी बात थी, और पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ स्टूडेंट को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। स्कूल लाइफ अच्छे से कंप्लीट करने के बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो एक एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जहां पर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और इसी कॉलेज से उनकी पॉलिटिक्स की यात्रा भी शुरू होती है। कॉलेज के टाइम पे अजय के पास एक क्वालिटी था जिसे सब स्टूडेंट उनको पहचानते थे, और वो था उनका गुस्सा। कुछ दोस्त अजय को उनके गुस्से की वजह से गरम डाल क्या भी पुकारते थे, लेकिन ये गुस्सा उनके कॉलेज स्टूडेंट को बहुत हेल्प भी करता था। जैसे कि एक बार कॉलेज से घर जाने के लिए कुछ गर्ल स्टूडेंट को बस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने फोर्सफुली एक बस को बीच सड़क में रोक दिया। इसके बाद बस वालों से उनके थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई, क्योंकि बस रुकना नहीं चाहता था, और कॉलेज स्टूडेंट बस में चढ़ने के बाद पैसा नहीं देते थे, लेकिन वो चाहते थे कि लड़कियां बस से अपने घर ठीक टाइम पे पहुंच जाए। तो इससे एक बात क्लियर था कि वो छोटे उम्र से ही लीडर बनने के काबिल थे, और इसी काबिलियत की वजह से उनको कॉलेज इलेक्शन के लिए लीडर चुना गया। और इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, घर घर जाके स्टूडेंट के पास वोट मांगे, लेकिन साइंस स्टूडेंट आर्ट स्टूडेंट से कम होने की वजह से वो इलेक्शन हार गए, और उनके ओपोनेंट कैंडिडेट अरुण तिवारी इलेक्शन जीत गए। और देखते ही देखते उनका बीएससी भी कंप्लीट हो गया, और उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अजय जब छोटे थे तब उन्होंने अपने पिताजी को एक बात कही थी कि आप इस 4 दीवारी में रहना पसंद करोगे, लेकिन वो अपने सोसाइटी के लिए सेवा करना चाहते हैं, और इसी माइंडसेट ने उनको लाया गोरखनाथ मठ पे। 1992 में राम मंदिर के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया, और वो गोरखनाथ मठ पे महंत अवैधनाथ से मिलते हैं, जो कि उस टाइम के राम मंदिर मूवमेंट के लिए एक प्रोमिनेंट लीडर थे। महंत अवैधनाथ से इंस्पायर होके महज 21 साल की उम्र में वो अजय मोहन सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बने। और यही ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में लाइफ चेंजिंग मूवमेंट बनता है।
और इसके बाद वो जोरों शोरों से हिंदू नेशनलिज्म के लिए काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये गोरखनाथ मठ हमेशा से हिंदू नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था। उनके गुरु महंत अवैधनाथ श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए बहुत सारे सभाओं के आयोजन करते हैं, और जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा, यहाँ तक कि अयोध्या के साधु संत भी आते हैं। योगी आदित्यनाथ को इन सभाओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया और उन्होंने पूरे देश भर से हिंदू साधु संत को इस सभाओं में आने के लिए आमंत्रण किया, और ये देखकर महंत अवैधनाथ योगी से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने आदित्यनाथ योगी को 1996 में इस मठ का उत्तरदायित्व भी दे दिया। अब वो एक मॉन्क से अच्छे लीडर भी बन चुके थे। 1998 में महंत अवैधनाथ ने पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला लिया और उनके आंखों में योगी आदित्यनाथ ही सबसे बढ़िया कैंडिडेट थे। 1998 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान योगी को गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी के लिए खड़ा किया गया था और महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्ना हस्ते। योगी आदित्यनाथ 1998 से 2017 तक 5 बार कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं गोरखपुर के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के दौरान उनका 77% अटेंडेंस था, 284 क्वेश्चन उन्होंने किए थे और 56 डिबेट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब इस समय सिर्फ गोरखपुर में नहीं, पूरे यूपी में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा नाम बन चुका था। योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमेशा से मल्टीपल दंगे के चार्जेस लगे हुए हैं और जिसकी पहली शुरुआत होती है 1999 में। योगी और उनके सशस्त्र समर्थक उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की 5 रुखिया नाम से एक गांव में कब्रिस्तान कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जल्दी उन लोगों को वहां से भगा देती है। अब योगी और उनके समर्थक जब वहां से लौट रहे थे तभी रास्ते में समाजवादी पार्टी के कुछ मेंबर्स दिखे जो कि उस टाइम पे बीजेपी सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। तो गुस्से में आकर उन लोगों ने उन मेंबर्स के ऊपर गोली चला दी, जहां पर समाजवादी पार्टी के 4 लोग घायल हो गए और उनमें से कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव जो कि इस आंदोलन के नेता थे, उनकी बाद में डेथ हो जाती है। और इसके बाद ठीक उसी दिन शाम को योगी और उनके समर्थकों के अगेंस्ट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और ये था योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट पहला चार्ज। और इसके बाद भी योगी के ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगे, जहां पर योगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं और इन सभी केसेस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है सीआईडी डिपार्टमेंट द्वारा। और 5 रुखिया मामले पर एफआईआर दर्ज होने के बाद गोरखपुर सांसद कुछ समय के लिए शांत हो गई थी, लेकिन साल 2002 में गुजरात के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे पूरे भारत में हड़कंप मच जाती है। First our top story. For the first time in the history of independent India, a sitting chief minister, Narendra Modi, has been questioned on the role of his government. 2002 25 फरवरी गुजरात से करीबन 1700 तीर्थयात्री और कर सेवक अयोध्या में पूर्ण आहुति महायोग में शामिल होने के लिए जा रहे थे साबरमती एक्सप्रेस से, लेकिन ट्रेन जब गोधरा पहुंची तभी किसी ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन को खींच दिया और ड्राइवर ने ट्रेन को सिग्नल के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद 2000 लोगों का एक मॉब ट्रेन के ऊपर अचानक हमला बोल देता है। पहले तो बाहर से ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, फिर ट्रेन के अंदर घुस के लोगों को घसीटते हैं और उसके बाद ट्रेन के 4 कोचेस को आग से जला देते हैं, जिससे 50 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। अब इसके फीडबैक में बहुत सारे और भी दंगे हुए पूरे गुजरात में, और गुजरात के इस दंगे के बाद योगी शांत नहीं रह पाए। तभी उस टाइम पे उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। हिंदू युवा वाहिनी बनाने का मेन रीजन था हिंदुत्व को पूरे देश भर में फैलाना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, काऊ प्रोटेक्शन करना और लव जिहाद पर सरासर बैन लगाना और घर वापसी कैंपेन को भी शुरू करना। अगर लव जिहाद और घर वापसी कैंपेन के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। इस हिंदू युवा वाहिनी बनाने के 1 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश के अंदर करीबन 6 बड़े दंगे हुए थे और ये सभी दंगे कुछ गलत कामों की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन जब इसमें योगी और उनके हिंदू युवा वाहिनी इंटरफेयर करते हैं तभी ये दंगे 2 धर्मों के बीच बढ़ जाता है। अब योगी पॉलिटिक्स के उस कगार में पहुंच गए थे जहां पर हर किसी की नजर उन पे टिकी थी। 2007 में मुहर्रम के टाइम पे हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे होने की वजह से एक लड़के की मौत हो जाती है और जिसका नाम था राजकुमार अग्रहारी। अब जिला मजिस्ट्रेट ने योगी और उनके समर्थकों को वहां पर जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी वहां पर जाते हैं और इस लड़के को मारने का बदला लेने के लिए एक भड़काऊ भाषण देते हैं। इसके बाद वहां के लोकल पुलिस 144 धारा के मुताबिक योगी और उनके समर्थकों को वहां पर गिरफ्तार कर लेते हैं।
हालांकि कुछ दिनों के बाद ही उनको छोड़ दिया जाता है और उनको जेल में गिरफ्तार करने की वजह से गोरखपुर में हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे और भी बढ़ जाते हैं और इसमें कई घर और मस्जिदों को जलाया जाता है और 2 लोगों की मौत हो जाती है और इसीलिए उस इलाके में कर्फ्यू जारी किया गया था। जब वो जेल से निकल के सांसद में गए तब योगी वहां पर स्पीकर के सामने रो पड़े इस बात के लिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनको बार बार अपराधी घोषित किया जा रहा है। इससे आप समझ गए होंगे कि जेल में रहने की वजह से उनको कितनी ठेस पहुंची थी। कल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज। देखिए, सारी बातें मैं मल्टीपल आर्टिकल्स और बुक्स के आधारित पे बोल रहा हूं, कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। अब इस इंसिडेंट के बाद योगी दंगों से थोड़ा दूर रहना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते बीजेपी भी 2014 में सेंट्रल में आ गई थी और 2017 में 3/4 वोट से उत्तर प्रदेश के चुनाव भी जीत जाते हैं, जहां पर बीजेपी को 430 सीटों में से 325 सीट्स मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि सीएम बनेगा तो कौन बनेगा। अब इस वक्त बीजेपी के पास ऑप्शन था राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ। अब इतने सारे एक्सपीरियंस लीडर रहने के बावजूद भी क्यों योगी को ही सीएम बनाया गया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले हम इन सभी टॉप कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजनाथ सिंह, अगर LK आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर बीजेपी के लिए था तो वो था राजनाथ सिंह। लेकिन इससे पहले वो एक बार यूपी के सियासत संभाल चुके थे तो इसीलिए वो सीएम बनने के लिए पहले डिनाई कर देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, 47 ईयर्स ओल्ड केशव प्रसाद मौर्य के पास नॉन यादव ओबीसी की एक बड़ी सपोर्ट थी और वो फूलपुर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। लेकिन वो पीएम मोदी और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े लीडरों के साथ कोई भी स्टेज कैंपेन में दिखाई नहीं देते हैं और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी बहुत कम था। मनोज सिन्हा, गाजीपुर लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मनोज सिन्हा और ईस्टर्न यूपी में इनकी लोकप्रियता भी बहुत अच्छी थी और मनोज सिन्हा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था यूपी में सीएम बनाने के लिए। वरुण गांधी, सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूशन के उस वक्त एमपी थे वरुण गांधी और इसी कॉन्स्टिट्यूशन से उनके पास मैसिव सपोर्ट थी और इलाहाबाद के लोग तो उनको सीएम बनाने के लिए पूरे शहर में पोस्टर लगाने लगे। योगी आदित्यनाथ, और लास्ट ऑप्शन था योगी आदित्यनाथ, द फायर ब्रांड ऑफ गोरखपुर। देखिए, योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी जहां भी जाती थी वहां पर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती थी और उनको सीएम बनाने से बीजेपी के लिए 2019 इलेक्शन में माइनॉरिटी वोट कम होने का भी चांसेस था। 18 मार्च 2017 को ये अनाउंसमेंट होने वाला था कि कौन सीएम बनने वाला है और मनोज सिन्हा को ये लगने लगा था कि वही यूपी के तख्त पर बैठने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 17 मार्च को रुद्राभिषेक के लिए वाराणसी जाने का फैसला लिया। लेकिन एक खबरी ने उनके ये सारे प्लान्स को तहस नहस कर दिया। दिल्ली से एक चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता है यूपी के गोरखनाथ के लिए, जिससे मनोज सिन्हा को एक साफ इंडिकेशन मिल गया था कि कौन सीएम बनने जा रहा है और मनोज सिन्हा लखनऊ की बजाय बैग पैक करके दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब चारों तरफ हिंदू युवा वाहिनी सिर्फ योगी योगी नारे लगा रहे थे। इलेक्शन के टाइम पे गोरखपुर में एक स्लोगन बहुत चल रहा था कि अगर गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है और यही स्लोगन कन्वर्ट हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। अब सबको ऑलमोस्ट पता चल चुका था कि सीएम कौन बनने वाला है, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी थी। 18 मार्च 2017 को लोक भवन में सभी विधायक आ रहे थे और दूसरी तरफ मौर्य और योगी के सपोर्टर्स अपने रेस्पेक्टिव लीडर्स के लिए नारे लगा रहे थे। अमित शाह के पॉइंट मैन और बीजेपी स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सुनील वंशल एक कागज के चिट बीजेपी के मोस्ट सीनियर एमएलए सुरेश खन्ना को देते हैं और वो चिट खोलते हैं और योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस करते हैं सीएम की पद के लिए। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री। देखिए, सभी के लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट था क्योंकि योगी आदित्यनाथ से भी बढ़िया कैंडिडेट बीजेपी के पास थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की आइडियोलॉजी कई हद तक बीजेपी के आइडियोलॉजी से मैच करता था और वो बोल्ड डिसीजन लेने से कभी नहीं घबराते थे। हिंदुत्व को पूरे यूपी में प्रचार करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की अपील करते हैं और इन्हीं सभी कारणों की वजह से उनको सीएम बनाया गया।